हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम अपनी चल रही हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। हमारे वीडियोस को देखें, शेयर करें, लाइक करें और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताएं। तो आते हैं आज के अपने टॉपिक के ऊपर, फ्लूइड मैकेनिक्स। पिछले वीडियो में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर बात की थी और फ्लूइड की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया था कि हाउ फ्लूइड्स कैन नॉट रेजिस्ट एप्लीकेशन ऑफ इवन द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ शेयर स्ट्रेस, चाहे वो कितना ही छोटा एलिमेंट क्यों ना हो। ठीक। आज हम बात करेंगे फ्लूइड की प्रॉपर्टीज के बारे में। और सबसे पहले तो ये समझेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है। सो जब हम बात करें कि प्रॉपर्टी क्या है, कि एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ द फ्लूइड। ठीक है। मतलब कि वहां पर वो स्टेशनरी है या मोशन में है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो बदल नहीं रही है, तो हम उसको वहां पर एक बेसिक प्रॉपर्टी का नाम दे रहे हैं। ठीक। प्रॉपर्टीज इंटेंसिव भी हो सकती हैं विच आर बेसिकली मास इंडिपेंडेंट, और दूसरा वो एक्सटेंसिव भी हो सकती हैं विच मीन्स दोज आर गोइंग टू बी डिपेंडेंट अपॉन देयर साइज। ऑलराइट। सो वेयर द साइज ऑफ द सिस्टम डज मैटर। ठीक है। और अगर हमको किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी समझ में आ जाती हैं तो उस सिस्टम की स्टेट एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में हमको पता चल जाता है। ठीक। और उसके बारे में एक जो स्टेट पोस्टुलेट्स हैं उनकी जानकारी अगर हमको हो जाती है तो हम वी कैन फिक्स दिस स्टेट ऑफ द सिस्टम। मतलब कि हम उस सिस्टम के बारे में अगर कोई सिद्धांत बनाना चाहते हैं, एक कोई नियम या थ्योरी बनाना चाहते हैं, तो उसको बनाने में भी हमको वहां पर मदद मिलती है। ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फ्लूइड, दैट इज प्रेशर। प्रेशर को अगर हम सिंपल टर्मिनोलॉजी में समझने की कोशिश करें, सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें, तो इट इज नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड पर यूनिट एरिया। मतलब कि P यहां पर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू F बाई ए। ऑलराइट। ठीक है। अब इसके बारे में, प्रेशर के बारे में हमको पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में ही बात करते चलना है। ठीक। तो आगे जो हमारा सेक्शंस आएंगे उसके ऊपर हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जब हम बात करें यहाँ पर प्रेशर की यूनिट के बारे में, ठीक, तो हम इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसको कन्वर्ट करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं पास्कल, न्यूटन पर स्क्वायर को हम बोलते हैं मेगा पास्कल। उसके अलावा अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मीजर करते हुए चल रहे हैं तो एटमॉस्फेयर में भी उसको मीजर कर सकते हैं। ठीक। और जब हमको इसकी इसकी डायमेंशन निकालने के बारे में बात करनी है तो इसको समझते हैं कि हम एफ फोर्स को लिख सकते हैं एम मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइडेड बाई कैपिटल ए। ठीक है। जहां पर कैपिटल ए तो एरिया हो गया जिसका डायमेंशन एल स्क्वायर हो जाएगा। हम एम को तो सिंपल कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो ये ए है ये हमारा एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। जब हम ए के डायमेंशन के बारे में बात करें तो इट इज गोइंग टू बी एम एल टी माइनस टू। जब हम इसको एल स्क्वायर से यहाँ पर डिवाइड करते हुए चल रहे हैं तो जो हमारी फाइनल डायमेंशन निकल करके आएंगी दैट इज गोइंग टू बी एम एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू। ऑलराइट। अब आते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी के ऊपर विच इज डेंसिटी। जब हम डेंसिटी को सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन द यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। तो मतलब कि वहां पर हमारा वॉल्यूम यूनिट है। ठीक। और उसमें कितनी क्वांटिटी मैटर की आ रही है इसके बारे में हमको बात करनी है। ठीक। और वो उससे कहीं ना कहीं डेंसिटी रिप्रेजेंट हो जाएगी। अब अगर हमको इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम तीन तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मास डेंसिटी लेकर के, ठीक, स्पेसिफिक वेट, वेट डेंसिटी, ठीक है, यूनिट वेट की तरीके से, ठीक, जिसका यूनिट वेट का एप्लीकेशन इन जनरल जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में ज्यादा होता है। उसके अलावा जो तीसरा टर्म यहाँ पर निकल करके आता है वो है हमारी रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑलराइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मास डेंसिटी के बारे में। ठीक। तो मास डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। ठीक। और उसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक। रो इज इक्वल टू एन एम अपॉन वी। ठीक है। तो यहाँ पर
अगर इस मास डेंसिटी की यूनिट के बारे में बात करें तो मास को हमने किलोग्राम में मेजर कर लिया, वॉल्यूम को हमने एम के सिस्टम के हिसाब से मीटर क्यूब में मेजर कर लिया, तो वहां पर हमारी यूनिट निकल करके आ जाती है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और जब हम डेंसिटी के बारे में बात करें तो हम वेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायमेंशन में एम से, और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल क्यूब से। तो जो हमारी फाइनल डायमेंशन निकल करके आ जाएगी वो आ जाएगी मास डेंसिटी की एम एल टू द पावर -3। ठीक, डायमेंशन इज नॉट गोइंग टू चेंज दो द यूनिट्स आर गोइंग टू चेंज। अगर हम दूसरा सिस्टम लेते हैं सीजीएस का तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, इस तरीके से इसकी यूनिट वहां पर चेंज हो जाएगी। अब बात करते हैं जब हमने मास की जगह पर, ठीक, वेट ले लिया। ठीक, अब हम मास के जब हम वेट के बारे में बात करें तो W इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, तो यहाँ पर मास हमारे पास पहले से था, वॉल्यूम से हमको डिवाइड करना ही करना है जिससे हमको वेट डेंसिटी के बारे में पता चलेगा। तो क्या हम वी से डिवाइड कर दिया तो हम इसको लिख सकते हैं रो जी, जो जो इसका ये जो डिनोशन है हमने यहाँ पर कर रखा है, इस तरीके से इसको डिनोट कर रखा है। ठीक है, सो जब हम वेट डेंसिटी के बारे में बात करें तो इन अ यूनिट वॉल्यूम हाउ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन टर्म्स ऑफ वेट, ठीक है, एम जी कितना परसेंट है उसको हम यहाँ पर स्पेसिफिक वेट बोलेंगे। ठीक, जिसको हम यहाँ पर इन जनरल गामा से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, और अगर हम रोजी से इसको रोजी से कैलकुलेट करने कर सकते हैं, अगर हमको वहां पर अम, उसका मास मालूम है, वॉल्यूम मालूम है, ठीक, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वी कैन हम की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है सी लेवल पे, हम उसको यहाँ पर कंसीडर करके तब आगे चल सकते हैं। अब आगे बात करें रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, तो specific gravity is going to be equal to density of the substance divided by density of the standard fluid। और अगर जब लिक्विड के केस में बात करेंगे तो वाटर ले लेते हैं, और जब हम गैस के बारे में बात करेंगे तो वहां पर हम यहाँ पर एयर को कंसीडर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रिलेटिव मेजरमेंट, कि मतलब कोई भी सब्सटेंस उस स्टैंडर्ड फ्लूइड के कंपैरिजन में कितना भारी है या हल्का है। ठीक है, सो जब हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है तो, और हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में उस सब्सटेंस का कितना मास आने वाला है, और सेम वॉल्यूम में वाटर का, जब हम लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं तो वाटर का कितना मास आने वाला है, और जब हम एयर के बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली हम वहां पर जो मास डेंसिटी है वो एयर की वहां पर लेकर के चलेंगे, उसको कंसीडर करके चलेंगे। ठीक, तो जब हम बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट के बारे में, तो चूंकि यहाँ पर सेम क्वांटिटीज का रेशियो निकल करके आ रहा है तो यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती। और जब हम डायमेंशन के बारे में बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी निकल करके हम आती है। ठीक है, सो यहाँ पर वैसे तो हम बात करेंगे, हमने एक सिंपल टर्म लिख दिया डेंसिटी, लेकिन उससे हमको तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पता पड़ा, जो जिसमें पहला था मास डेंसिटी, दूसरा था स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी, या फिर उसको तीसरी उसमें कह सकते हैं यूनिट वेट, और जो तीसरा टर्म था हमारा वो था स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी। ठीक, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1000 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, और 1 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। और जब एयर के केस में बात करें तो 1.2 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, ठीक, जिसको हम अपने कंसिडरेशन में लेकर के चल सकते हैं। और जब हम मास डेंसिटी को रिवर्स करके यूज करें तो हम उसको वहां पर कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम, जिसका मतलब होता है कि the volume of a substance in इन अ यूनिट मास। ठीक, यूनिट मास का वॉल्यूम वहां पर कितना निकल करके आता है, इसको हम यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम बोल करके चलेंगे। और इसकी यूनिट जो है जस्ट ऑपोजिट ऑफ मास डेंसिटी, मतलब कि क्यूबिक मीटर अपॉन किलोग्राम हो जाएंगी, और जो हमारी डायमेंशन हो जाएगी वो m⁻⁻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 ⁻
वॉल्यूम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, जब डेंसिटी के बारे में बात कर रहे थे, जब हम स्पेसिफिक वॉल्यूम के केस में बात करेंगे तो विद रेफरेंस ऑफ वेट या फिर विद रेफरेंस ऑफ मास हम यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, उसके तरीके से उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब आते हैं अगले प्रॉपर्टी के ऊपर, जो है टेम्परेचर। temperature is basically the measure of hotness or the coldness of the system. ठीक, in thermodynamic sense it is the measure of the internal energy of the system which is reflecting in terms of temperature, or say you can say hotness or the coldness of that system। ठीक है, तो इन जनरल हम टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं। ठीक है, और जो हमारा स्टैंडर्ड फ्लूड होता है या कह लीजिए स्टैंडर्ड लिक्विड होता है वाटर, उसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं और बॉइलिंग पॉइंट हमारा 100
डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन जब हम एसआई सिस्टम को यूज करते हैं तो वहां पर डिग्री सेंटीग्रेड हमारी यूनिट नहीं है मेजरमेंट की, वहां पर डिग्री केल्विन की स्केल में हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अलग बात है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप एंड वेरी सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेंटीग्रेड स्केल एंड डिग्री केल्विन स्केल, ठीक। तो जब हमको भी डिग्री केल्विन को कैलकुलेट करना होता है तो हम डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर देते हैं, तो हमको डिग्री केल्विन में अपने टेम्परेचर क्या है वो हमको पता पड़ जाता है, ठीक। तो आते हैं अपनी अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसको यहाँ पर हम विस्कोसिटी बोल रहे हैं। जो ये म्यू रिप्रेजेंटेशन है वो एक स्पेशल टाइप की विस्कोसिटी होती है, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके लिए है जिसको हम इन जनरल एब्सोल्यूट विस्कोसिटी कहते हैं। तो पहले तो हम विस्कोसिटी को समझने की कोशिश करते हैं कि सॉलिड स्टेट के ऊपर बात कर रहे हैं और दो सॉलिड बॉडीज आपस में कांटेक्ट में हैं, जो एक दूसरे के रिलेशन में मूव करने की कोशिश कर रही हैं, या एक वहां पर एक फोर्स लगा जिससे उन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन हुआ। क्या होगा, जिस सरफेस के अलोंग वो कांटेक्ट में है उसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा, ठीक, जो मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा, ठीक, जो उस मोशन को रोकने की कोशिश करेगा, ठीक। अब उसी चीज को हम फ्लूइड के केस में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहां पर विस्कोसिटी इज रिलेटेड टू द मोशन ऑफ द two fluids or fluid with respect to a solid or to different layers of a liquid, or say to different layers of a fluid, ठीक। उनका मोशन आपस में जब रिलेटिव हो रहा है तो हम उसके मोशन के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। सो that this property represents that the internal resistance of a fluid to motion is called the viscosity, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का क्या सेंस है कि हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक किस पर्टिकुलर जार में पानी भरा हुआ है, ठीक, जिसमें जैसे हमने पहले उसमें समझने की कोशिश की थी, एक फोर्स लगाया और शियर फोर्स लगाया जिसके हिसाब से उसमें मोशन स्टार्ट हुआ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक। और जो अपर लेयर थी उसका मोशन मूवमेंट, उसकी जो सबसे नीचे की लेयर थी उसके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं ज्यादा हुआ, बिकॉज दैट वाज इन डायरेक्ट टच विद दैट व्हाट टू से दैट फोर्स, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर मोशन अकर कर रहा था, ठीक है। तो उसके नीचे की जितनी लेयर्स हैं जो जिससे कनेक्टिविटी डायरेक्ट बॉटम लेयर के साथ में बनने वाली है, वो हर लेयर अपने से ऊपर वाली लेयर के मोशन को हिंडर करने की कोशिश करेगी, उसको रेजिस्टेंस देने की कोशिश करेगी, ठीक। और यहां से जो प्रॉपर्टी निकल करके आती है हम उसको विस्कोसिटी बोल रहे हैं, ठीक है। शियर स्ट्रेस और विस्कोसिटी के बीच में जो रिलेशनशिप थी वो आइजैक न्यूटन ने दी थी, ठीक, जिसकी और उन्होंने जिस लॉ को दिया था दैट वाज द न्यूटोनियन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक। तो वो सारे के सारे लिक्विड जो उस न्यूटोनियन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं हम उनको न्यूटोनियन फ्लूइड्स बोलते हैं। और जो उन्होंने वन डायमेंशनल रिलेशनशिप निकाल करके दी, लीनियर रिलेशनशिप निकाल करके दी, दैट वाज टाउ विच इज शियर स्ट्रेस, म्यू यहाँ पर विस्कोसिटी है, ठीक है, डायनामिक विस्कोसिटी, और दैट वाज मल्टीप्लाइड बाय डी यू ओवर डी वाई, ठीक है। जब हम रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं तो वहां पर जो हमने एंगल के तरीके से उसको देखा था दैट वाज रिप्रेजेंटेड बाय डी थीटा, और डी थीटा ले सकते हैं, डी फाई ले सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय डी टी, मतलब कि रेट, मतलब टाइम के साथ में जो एंगुलर डिफॉर्मेशन वहां पर आ रहा है जिसकी वजह से वहां पर फ्लो अकर कर रहा है, दैट इज गोइंग टू बी अगेन रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्मूला डी यू ओवर डी वाई, ठीक। तो this relationship holds true which means tau is equal to mu du over dy, और इसकी मदद से हम यहाँ पर जो डायनामिक विस्कोसिटी है उसकी यूनिट को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी डायमेंशंस को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो du over dy here is the shear strain rate and mu is the absolute viscosity or the dynamic viscosity of the fluid। ऑलराइट, सो जब हम उसके डायमेंशंस के बारे में बात करें तो पीछे जब जाते हैं यहाँ पे, ठीक, तो ये शेयर स्ट्रेस है जिसकी यूनिट या कह लीजिए डायमेंशन वो सेम होती हैं जो प्रेशर की होती हैं, जिनको हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। और उसकी मदद से जब हम यहाँ पर डी यू ओवर डी वाई के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर जो उसकी डायमेंशन है, ठीक है, एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई एल, तो टी माइनस वन निकल करके आ जाएगी। सो जो प्रेशर की जो भी डायमेंशन हैं दो आर गोइंग टू बी डिवाइडेड बाई द टी टू पावर माइनस वन, जिससे हमको डायनामिक विस्कोसिटी की डायमेंशन निकल करके आ जाती
आती है m L⁻⁻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 ⁻
विस्कोसिटी की दैट कम्स आउट एज किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, जिसको हम न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल सेकेंड में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। ठीक, द कॉमन यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी इज पॉइज, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकेंड मेनी टाइम्स। और उसके बाद डायनामिक विस्कोसिटी से ही जो दूसरी प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है जो निकल करके आती है वो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और उसका जो फॉर्मूला होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, और उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज गोइंग टू बी म्यू डिवाइडेड बाई रो। ऑलराइट, सो हमने म्यू की यूनिट यहाँ पर देख ली है डायनामिक विस्कोसिटी की, और हमको रो की यूनिट मालूम है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर या किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ कोर्स, और इसकी जो डायमेंशंस है उसको भी हम वहां से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक, तो जो हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की डायमेंशन निकल करके आती है दैट कम्स आउट एट एज एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -1, ठीक, जिसका यूनिट स्टोक्स होती है, और 1 स्टोक इज इक्वल टू 0.0001 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, इसको अगर हमको याद करना हो तो हम इसको वेलोसिटी, क्योंकि जब हम बात करते हैं स्टैटिक्स मतलब कि फ्लूइड हमारा रेस्ट पे था, डायनामिक्स जहां पे हमारा फ्लूइड मोशन में तो था लेकिन हम वहां पर प्रेशर को कंसीडर करते हुए चल रहे थे। काइनेमेटिक्स का मतलब वहां पर है कि जहां पर फ्लूइड हमारा मोशन में है लेकिन हम वहां पर प्रेशर को कंसीडर करते हुए नहीं चल रहे हैं। तो अगर हमको मीटर स्क्वायर पर सेकंड को याद करना है तो हम काइनेमेटिक्स मतलब कि वेलोसिटी और मीटर पर सेकंड, तो उससे हम जोड़ करके इसको मीटर स्क्वायर पर सेकंड इस तरीके से याद कर सकते हैं। द टिपिकल वैल्यूज ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर एंड वाटर एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आर 1.46 into 10 to power -5 meter square per second, and for water it is going to be 1.14 into 10 to power -6 meter square per second respectively। ठीक, यहाँ पर जो डायग्राम हमको दिया हुआ है, यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर शेयर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किया है और एक्स एक्सिस के ऊपर शेयर स्ट्रेन रेट को रिप्रेजेंट किया है। ठीक, सो there is a line which is parallel to x-axis, which means shear strain rate is increasing without any increase in shear stress. This kind of fluid is called the ideal fluid। ठीक है, और जब हम बात करें कि वो फ्लूइड जो जिसमें शेयर स्ट्रेस के साथ में शेयर स्ट्रेन रेट का डायरेक्ट रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप निकल करके आ रही है, हम उसको यहाँ पर बोल रहे हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। अभी हम इन्हीं दोनों फ्लूइड टाइप को समझेंगे और बाकी जो फ्लूइड टाइप है उसको अपने अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि पूरी बात मगअप नहीं होती, आपको एक एक चीज क्लियर होते हुए चलती है। ठीक है, सो आते हैं अगले पार्ट पे कि जो विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड मेनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, और टेम्परेचर के साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, चाहे वो गैसेस के बारे में बात कर लें, चाहे फिर हम वो लिक्विड्स के बारे में बात कर लें। यहाँ पर ये समझने वाली बात है, गैसेस के कंपैरिजन में जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो लिक्विड्स में कम होती है, और जैसे जैसे हम वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाएगी। मतलब कि लिक्विड्स के केस में जो मोशन है वो आसान हो जाएगा, लिक्विड का फ्लो होना आसान हो जाएगा। और इसके इसके लिए जो सुदरलैंड की कोरिलेशनशिप थी उसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, which says mu upon mu naught that is going to be equal to t upon t naught to the power whole का power 3/2 multiplied by t naught plus s upon t plus s। ठीक है, तो जब हम फॉर एयर रेफरेंस वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी जो म्यू है उसको हम लेते हैं 1.789 इंटू 10 टू पावर -5 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, जब और उस टाइम टेम्परेचर होता है 288 डिग्री केल्विन, विच मींस 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो एस की वैल्यू होती है वो होती है 110 डिग्री केल्विन। ठीक, और लिक्विड्स के केस में जो रिलेशनशिप निकल करके आती है दैट कम्स आउट एज लॉग mu over mu naught to the power e, that is going to be equal to a plus b t naught upon t plus c t naught अपॉन टी का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो टी नॉट की वैल्यू है हमने 273 डिग्री केल्विन ली हुई है, म्यू नॉट की वैल्यू को हमने 0.00172 किलोग्राम पर मीटर सेकंड लिया हुआ है, ए की वैल्यू -1.94 है, बी की वैल्यू -4.8 है और सी की वैल्यू 6.74 हमने कंसिडर की हुई ली हुई है। ठीक, अच्छा, जब हम विस्कोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर के साथ में लिक्विड की विस्कोसिटी घट रही है लेकिन गैसेस की विस्कोसिटी
जाएगी, बढ़ेगी, क्योंकि इन दैट केस वहां पर जो उनके बीच की डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। ठीक, तो वहां पर मोशन जो है वो कम हो जाएगा। अब जब यहाँ पे बात करते हैं जो डेंसिटी के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो डेंसिटी हैज आल्सो गॉट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर के बारे में बात करें और यहाँ पर जो हमारा एक रिलेशनशिप है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वहां पर जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे विच मींस दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक, तो क्या होगा कि वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा और हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या, रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी निकल करके आता है। ठीक, समथिंग लाइक दैट, एम अपॉन वी, और वी बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो ओवरऑल जो रेशियो है वो कम होगा, मतलब कि वहां पर हमारी डेंसिटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में कम होगी। ठीक, तो यहाँ पर ये अलग अलग पैरामीटर्स का वेरिएशन है एक दूसरे के साथ में, जिसको हमको समझते हुए तब आगे चलना है। ठीक, अब हम बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी के केस में। थर्मल कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर, ठीक है, जो ये इंश्योर करती है कि वहां पर टेम्परेचर का चेंज अलग अलग लेयर्स में नजर आ रहा है, कि अगर हमने एक तरफ से टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश की तो उसका इफेक्ट दूसरे साइड तक भी पहुंचा है, दूसरे इन तक भी पहुंचा है, विच मींस द रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट एरिया टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट विच इज dt over dx, and it is governed by Fourier law of heat conduction which says q is equal to minus k dt over dx। ठीक है, तो in a SI system the unit and dimension of thermal conductivity can be written as watt per meter degree Kelvin, और जो इसका डायमेंशन है वो निकल करके आएगा एम एल टी टू द पावर -3 थीटा टू द पावर -1। ठीक है, द थर्मल कंडक्टिविटी वेरीज विद टेम्परेचर फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, जिस तरीके से टेम्परेचर को डायरेक्ट रिलेशनशिप दोनों के साथ में निकल करके आता ही आता है। ठीक, द रेफरेंस वैल्यू ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी फॉर वाटर एंड एयर एट रेफरेंस टेम्परेचर इज टेकन एज 0.6 वाट पर मीटर डिग्री केल्विन एंड 0.025 वाट पर मीटर डिग्री केल्विन। ठीक है, अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी के ऊपर, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, और बल्क मॉडुलस जिसको हम यहाँ पर ईवी से डिनोट करते हुए चल रहे हैं। पहली चीज हमको यहाँ पर समझनी है कि कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी या कंप्रेसिबिलिटी क्या है। अगर हमने किसी लिक्विड के ऊपर या किसी फ्लूइड के ऊपर या किसी गैस के ऊपर हम बात करें, क्योंकि लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड के ही टाइप हो गए, ठीक, अगर उसके ऊपर एक सर्टेन प्रेशर लग रहा है, ठीक, और हमने उस प्रेशर को वहां पर बढ़ाया, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पर उसका वॉल्यूम अगर कम हो सकता है तो वो कम होगा। ठीक, और अगर ये वॉल्यूम कम हो जाता है तो मतलब कि वहां पर उसके अंदर जो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है दैट इज गोइंग टू बी दैट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कि हम उसके वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, उसको हम और कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें कि बीटा और बल्क मॉडुलस में डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या है, तो बीटा इज गोइंग टू बी 1 अपॉन ईवी। ठीक है, तो जिसको हम यहाँ पे ईवी से रिप्रेजेंट करते हुए चल रहे हैं। ठीक, अगर हम किसी दूसरे नोटेशन भी इसको यूज करते हैं तो हम हमारे लिए उसको भी यूज करने में कोई खराबी नहीं है, और हम उससे भी उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी इज गोइंग टू बी रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। ठीक, बल्क मॉडुलस यहाँ पर क्या होता है कि चेंज इन प्रेशर, जो हमने इंक्रीज प्रेशर दिया हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, और दैट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम dv, और जो ओरिजिनल वॉल्यूम था हमारा वहां पे, जिसको हमने यहाँ पर v लिखा हुआ है, मतलब कि dp डिवाइडेड बाय, यू कैन से dv डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो अपसाइड में आ जाता है। ठीक, अब अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो अगर हमने उसको कंप्रेस भी कर दिया तो उससे हमारा मास तो चेंज नहीं हुआ ना। ठीक, और हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी। ठीक है, तो मतलब कि इसको लिखा जा सकता है एम इज इक्वल टू रो इंटू वी। तो अब हम यहाँ पर जब रिलेशनशिप बनाएंगे तो हम यहाँ पर dv ओवर v को रिप्लेस कर सकते हैं, रो के टर्म्स में उसको वहां पर नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, तो इस केस में जो हमारा जो k की वैल्यू, जो हमारी ev की वैल्यू है, वो निकल करके आ जाएगी dp डिवाइडेड बाई डी रो ओवर रो। ठीक, जिसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं रो के टर्म्स में। ठीक है, तो उससे जब हम उसको क्या कहते हैं ईवी निकालेंगे और उसको जब इन्वर्स कर देंगे तो हमको यहाँ पर बीटा की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ठीक, तो जिसको हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कंप्रेस हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, बट मास इज नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक, तो उससे हमको डीपी अपॉन
डीवी ओवर वी को रो के टर्म्स में, मतलब कि मास डेंसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट करने में आसानी हो जाती है। जब हम इसी चीज को बल्क मॉडुलस के बारे में बात करें, तो परफेक्ट लिक्विड के लिए जो हमारी कंप्रेसिबिलिटी होती है वो जीरो होती है। ठीक, जो हम आइडियल गैस के केस में बात करें तो पी वी इज इक्वल टू एनआरटी वहां पर एग्जिस्ट करता है। तो वहां पर बीटा की वैल्यू वन अपॉन वन अपॉन पी हो जाती है, वन अपॉन पी हो जाती है। ठीक है, जो मतलब कि वहां पर प्रेशर लग रहा है उसके हिसाब से वो डायरेक्टली वेरी करती हुई चल रही है। ठीक है, क्योंकि जो ईवी है वहां पर हमारा, वो अगेन दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द प्रेशर दैट इज बीइंग अप्लाइड देयर। और जब हम आइडियाबैटिक प्रोसेस के केस में बात करते हैं जहां पर पीवी पीवी टू द पावर गामा दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, तो वहां पर जो हमारी ईवी की वैल्यू वो होती है वो 1.4 टाइम्स पी हो जाती है जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है। और उसके हिसाब से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो बीटा की वैल्यू भी 1/1.4 पी निकल करके आती है। ठीक है, सो हम इसको इससे अपने आइडियल गैसेस के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं। और उसको एडियाबेटिक या आइसोथर्मल किस प्रोसेस के लिए यूज कर रहे हैं वहां पे कैलकुलेशन करने के लिए हमको वहां पे आसानी हो जाती है। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम बहुत जल्दी आपके सामने फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर के अपने वीडियो में अपनी अगली वीडियो में फिर से बहुत जल्दी हाजिर होंगे। तब तक अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि हम अपने वीडियोस की इंप्रूवमेंट के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।